जी बेटा, इस चैप्टर 2 में बेसिकली हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारा बिज़नेस जिस एनवायरनमेंट में फंक्शनल है, ऑपरेट कर रहा है, वहाँ के जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ का लाइक कुछ आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लीगल फैक्टर्स होते हैं। लीगल फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स हमेशा कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फिर आपके उस कंट्री के या जो वो एनवायरनमेंट जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उसके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए, कंपटीशन कितना स्ट्रांग है, इस किस्म की बातें। फिर सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी जिस एनवायरनमेंट में आप अपनी प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रहे हो, अपनी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, उसका सोसाइटी में डिमांड है या नहीं है, या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं है, कल्चर उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता। और डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, डेमोग्राफिक में खास तौर पे बेटा एज और लोकेशन, दो चीजें आ जाती हैं। अब एज में अगर हम देखें कि जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अब कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि यूथ को हिट करती है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट में यूथ कम है, मिडिल एजेड पर्सन ज्यादा हैं, या ओल्ड लोग हैं वो ज्यादा हैं। तो अब होता क्या है, आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी। अब जैसे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो यूथ को हिट करती हो, तो उसके लिए पाकिस्तान इज द आइडियल कंट्री। खास तौर पे पाकिस्तान इज वन ऑफ द। सेकंड, अगर आप देखें यूथ को जो प्रोडक्ट्स हिट करती हैं, उसके लिए कनाडा इतनी आइडियल मार्केट नहीं है। उसकी वजह यह है कि कनाडा में जो यूथ हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए जो कनाडा है वो बाकी लोगों को शहरियत दे रहा है, अपने मुल्क की नेशनैलिटी दे रहा है। और बहुत उसकी ना जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आजकल वो काफ़ी लाइट हैं। अगर आप यूके में ट्राई करते हैं तो बहुत मुश्किल है, अगर आप अमेरिका में ट्राई करते हैं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कनाडा में ट्राई करते हैं तो सम हाउ यू कैन गेट द नेशनैलिटी ऑफ कनाडा, जस्ट बिकॉज कि वो अंडर 35 लोगों को फौरन एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक एज लिमिट रखी हुई है, अंडर 35। उसमें भी उनकी प्रेफरेंस है 25 से 30, क्योंकि 25 से 30 इंसान की जो जवानी है वो पीक पर होती है, और साथ साथ उसके अंदर किसी हद तक मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है। क्योंकि जवानी तो आप देखें कि टीन एज में जो जवानी वाला एक टाइम है, वो तो क्या ही जबरदस्त किस्म की जवानी है, लेकिन उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उसमें आपका एजुकेशन लेवल कम होता है, उसमें आप अपनी कंट्री के लिए इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। अच्छा, इसलिए कनाडा ने जो अपने रूल्स बनाए हैं, उसमें उसने प्रेफरेंस 25 से 30 को दी है, बट दे प्रेफर के 20 प्लस भी आ जाए तो कोई बात नहीं, दे वो उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन 20 प्लस में। अच्छा, अब देखें उधर से वो 35 से प्लस वाले को चांस कम देते हैं तो अगर आपकी स्किल्स को बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है, उनको ये लगता है कि जी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं उनके कंट्री के लिए, तो वो आपको नेशनैलिटी दे देते हैं। अदरवाइज दे प्रेफर कि 35 से अंडर अंडर ही लोगों को अपने पास लेकर आए, क्योंकि कनाडा में यूथ कम है। मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, शायद कनाडा की जो पूरी आबादी है उसका 25 से 30% यूथ है, और शायद 25 से 30% ही मिडिल एज है, और बाकी जो रिमेनिंग है तकरीबन 40% वो उनका ओल्ड एज में है। तो अब जाहिर है वो ओल्ड एज जो पीपल हैं दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द उसको डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि वो खुद बिल्कुल ओल्ड एज में है, उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है काम करने की, उनके अंदर वो प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई। तो कोई भी कंट्री तब तक नहीं कामयाब होता जब तक वो कंट्री जो है वो उसमें यूथ ज्यादा ना हो। तो पाकिस्तान इस मामले में ब्लेस्ड है। तो अब मैं जो आपको ये सारी बात बताई है कनाडा वाली, ये बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है कि कनाडा में नाउ द सर्टेन सिचुएशन इज कि उनको ऐसी प्रोडक्ट्स, बिजनेस जो हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स को हिट करते हैं जिसमें मिडिल एजेड लोग ज्यादा इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जांपल, अगर वो गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो उनकी टी शर्ट्स की जो डिजाइनिंग है या टी शर्ट्स का जो कलर स्कीम है वो उनकी ऐसी होगी जो मिडिल एजेड लोगों को सूट करती है।
उस तरह की चंकी फंकी वो जो कलर्स होते हैं ना यंगस्टर्स वाले, वो डेफिनेट सी बात है उनकी बिजनेस का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस तरह से ना बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा होता है, उस एनवायरनमेंट में जो जो चीजें होती हैं वो हमें देखनी होती हैं, उसका एनालिसिस करना होता है, और फिर हम अपने बिजनेस को प्लान करते हैं। जी, इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको टेक्नोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। आए अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं इन तमाम चीज़ों को। जी, बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, ये बेटा मैंने आपको इन जनरल चीजें समझा दी हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें मैंने आपको एज वाला फैक्टर भी बता दिया, जेंडर वाला फैक्टर भी बता दिया। बल्कि जेंडर में तो ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि किस कंट्री में जेंडर की रेशो क्या है, और उस जेंडर को में आगे फिर फर्दर एज की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को लाइक ऑपरेट करते हैं। देखिए जी, पहला पॉइंट आ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट एनकम्पासेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल, इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। ठीक है, ये अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल, इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। सेकंड डेफिनेशन देखें, environment contains the external factors that create opportunities, external factors that creates opportunities and threats to the business। देखें, हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और थ्रेट्स भी होते हैं। This includes socio-economic conditions, technology and political conditions। Socio-economic conditions, technology and political conditions। आप देखें, पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारी जो महंगी गाड़ियों के ब्रांड्स हैं वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। BMW ने अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में जो प्रॉपर आउटलेट बनाया है, वरना इससे पहले आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इसी तरह से लेम्बोर्गिनी नहीं है पाकिस्तान में, फेरारी नहीं है पाकिस्तान में, और वॉल्वो नहीं है। ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसकी एक गाड़ी जो है वो 8-10 करोड़ से ज्यादा होती है, डिपेंड करता है जो इनके मॉडल्स होते हैं। लेकिन इन एवरेज भी अगर हम देखें तो 5 करोड़ से इनकी गाड़ी होती है, स्टार्ट होती है, जो अच्छी वाली गाड़ी, जो टॉप क्लास गाड़ी है। वो पाकिस्तान में नहीं ऑपरेट कर रही। क्यों? उसकी वजह है कि उनको पता है कि पाकिस्तान में लोगों की बाइंग कैपेसिटी का लेवल क्या है, कितने लोग या कितने फैमिलीज जो हैं वो इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लिम्बर्गिनी फेरारी आपको चलाने के लिए रोड भी वैसे चाहिए। आपका तो वो जो मोटरवे है वही उसके प्रोटोकॉल्स को पूरा नहीं करता, तो बाकी रोड हाईवे तो दूर की बात है ना। हमारे मुल्क में सबसे अच्छा जो रोड है वो हमेशा आपको मिलता है मोटरवे पे, लेकिन वो भी उस हद तक स्टैंडर्ड रोड नहीं है कि जिस पे आप लैम्बोर्गिनी या फेरारी चला सकें। क्यों? लैम्बोर्गिनी और फेरारी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत थोड़ी होती है। अच्छा, आपके यहाँ पर हम्प आ जाते हैं अक्सर, आपके इवन के अगर आप देखिए मोटरवे पे भी ना, तो रोड का जो बैलेंस है वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, अब जहाँ पर ये जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं, इनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत थोड़ी होती है, तो वो तो बार बार रोड को गाड़ी लगेगी, तो गाड़ी का तो कबाड़ा हो जाना है बिल्कुल बहुत कम टाइम में। तो डेफिनेट सी बात है कि वो इसलिए पाकिस्तान में नहीं आ रहे। इन कंपनीज की कुछ गाड़ियां अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, जरा बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि गाड़ी और रोड के दरमियान जो गैप होता है। तो ये बेटा अब चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने अपना बिजनेस किस एनवायरनमेंट में लेकर जाना है। इसी तरह से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ तो बहुत किया है, लेकिन अभी भी उस तरह की ग्रोथ नहीं है। देखिए, आप और मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आपको भी पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कितने चैलेंजेस हैं, मुझे भी पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कितने चैलेंजेस हैं। हम उन चैलेंजेस को मुसलसल कोप अप कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि इन चैलेंजेस को खत्म कर सकें। लेकिन आप खुद देख लें कि कितने ज्यादा चैलेंजेस है। कभी किसी का नेट नहीं आ रहा, कभी नेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम है तो कभी कोई प्रॉब्लम है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि हम लोग टेक्नोलॉजी में अभी तक एडवांस नहीं हो सके, जबकि दुनिया ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले से मूव कर चुकी थी। और अब इस कोरोना क्राइसिस के बाद तो जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से ऑनलाइन क्लासेस तरफ आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने
हम लोग मजबूरी में इस सिस्टम को चला रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें ऑप्शन दी जाए तो शायद हम ऑनलाइन की ऑप्शन को एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पता ही नहीं था लाइट चली जाती है, लो जी अब लाइट चली गई, आपका जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया। लाइट चली गई, अगर आप उसको कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो जनाब कंप्यूटर बंद हो गया, नेट की स्पीड स्लो आ रही है, नेट आ ही नहीं रहा। अब लाइट तो आ रही है लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा। इस तरह के बेतहाशा फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में अभी भी पीछे हैं। इसलिए वो कंपनीज जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तान उनके लिए कोई आइडियल मार्केट नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत स्लो है। इसी वजह से पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है अभी तक। इसी वजह से पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है अभी तक। ठीक है, तो दे आर सो मेनी फैक्टर्स कि देखो, अब देखो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जहां पर हर एक सेकंड में हजारों डॉलर की सेल परचेज हो रही है, हर एक सेकंड में। मैं बात कर रहा हूं अमेजोन की। अमेजोन में हर एक सेकंड में हजारों डॉलर की सेल परचेज हो रही है, हजारों डॉलर का बिजनेस हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस का पाकिस्तान के पास कोई शेयर नहीं है। This is just because we are far behind in technology. ये देखिए बेटा, उसके बाद अगर आप देखें तो there are some logical structure about environment, जिसको हमने नाम दिया है PEST, PEST. P stands for political and legal factors, E stands for economic factors, S stands for social, cultural and demographic factors, and T stands for technological factors. आए बेटा हम इनको अब आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया आगे फर्दर। इसमें एक पेस्ट में एक दो फैक्टर्स और ऐड किए गए हैं, उसको पेस्टल बना दिया गया है। एनवायरमेंट फैक्टर जिसको इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, और फिर लीगल फैक्टर कि जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस ऑपरेट करने जा रहे हैं वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। देखिए, अगर आप खुदा खास्ता शराब बेचना चाहते हैं तो पाकिस्तान का आइन आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान का कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप शराब बेचने को खुल्लम खुला उसका बिजनेस कर सकें। जिस तरह से आप पाकिस्तान में शैम्पू बेच सकते हैं, हजार तरह की आप एडवर्टीजमेंट भी करते हैं और मुख्तलिफ कंपेन्स भी चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो आप ऐसा आप शराब के लिए तो नहीं कर सकते ना। जबकि ये वाला काम आप किसी भी और कंट्री में कर सकते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक अ डिफरेंट एलिमेंट कि अब देखो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर जो एक प्रोडक्ट है, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पाकिस्तान की जो मार्केट है उसका एनवायरमेंट सूटेबल नहीं है। तो ये एक आपको मैंने एग्जांपल दी है समझाने के लिए कि जो भी बिजनेस होता है वो पहले ये देखता है कि उस मार्केट के अंदर पोटेंशियल कितना है। अब देखो, अगर हम पेस्टल को अगर हम फॉर एग्जांपल फार्मूला बना लें और हम इसको देखें कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो किन किन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है, उसका एनवायरनमेंट किन किन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है। अब तो आप देखो बेटा, हमने दो एग्जांपल्स दिए अभी तक। एक एक एलीट क्लास की गाड़ियां, जो टॉप नॉच गाड़ियां हैं। अब टॉप नॉच गाड़ियों की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, BMW, लिम्बोर्गिनी, फेरारी और वॉल्वो, ये गाड़ियां पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान एज अ मार्केट और उसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इन इस लेवल की गाड़ियों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी भी नहीं है, और प्लस जो बाकी फैक्टर्स हैं जिसमें खास तौर पे अगर हम एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो रोड्स उस तरह से सूटेबल नहीं है। तो वो देखो, ये वाले जो बिजनेस है वो यहाँ पर पाकिस्तान इज नॉट एन आइडियल मार्केट फॉर देम। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने आपको वाइन की एग्जांपल दी है, अगर हम शराब की एग्जांपल लें तो और हम इसको पेस्टल पे अगर एनालाइज करें तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि पेस्टल जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में जो शराब बेचने को कोई आइडियल नहीं रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाएंगे, इसमें इकोनॉमिकल तो शायद इतने ना आए, लेकिन जो आपकी कल्चरल और सोसाइटी के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा उसमें उसको डिस्टर्ब करेंगे, प्लस लीगल इश्यूज बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो एक प्रोडक्ट, ये जो एक बिजनेस जो कि शराब में डील करता है, ये इससे पाकिस्तान की मार्केट इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब आपको कुछ समझ आया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है?
मैंने आपको दो एग्जांपल देकर समझाया है। नंबर वन, टॉप टॉप नॉच कार्स, एंड नंबर टू, शराब। मुझे बताएं कि अगर हम इन दो प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान की मार्केट में रख के देखें और हम इसका पेस्टल एनालिसिस करें, तो क्या ये दोनों बिजनेस पाकिस्तान में सूटेबल हैं? रिप्लाई करें, मुझे बताएं जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि दो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं। एक है टॉप क्लास गाड़ियां, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, लिम्बोर्गिनी, फेरारी, वॉल्वो और बीएमडब्ल्यू। और दूसरा मैंने आपको बताया शराब। अगर आपने इन दो प्रोडक्ट्स का बिजनेस पाकिस्तान में करना हो, तो क्या आप पाकिस्तान का एनवायरनमेंट इन दो बिजनेस के लिए सूटेबल है? अफान का जवाब बिल्कुल ठीक है। तलहा वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी बेटा, आप सब लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब देखो, आपको बिजनेस की जो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आई आई होप कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें, द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को हम एनालाइज करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैन। कि हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं कि क्या ये, बल्कि मैं ये बोले, आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में यही है कि हमने जिस तरह से अभी कार का एग्जांपल ली, हमने कार की प्रोडक्ट को पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रख के स्कैन किया, तो हमने उसमें पेस्ट एनालिसिस किया, ये है एनवायरमेंटल स्कैन। इस तरह से हमने जो शराब वाली एग्जांपल लिया उसको भी हमने इस तरह से डील किया। अच्छा, ये मैंने आपको चीज पहले ही समझा दी है, आप प्लीज इसको एक दफा रीड आउट कर लें। ये जो आगे आपके सामने हेडिंग्स आ रही हैं, क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्कैन, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग। इसको एक दफा रीड करें, फिर मैं आपको दोबारा इन हेडिंग्स को अगेन रिवाइज कर दूंगा। जी बेटा, पढ़ लिया आप लोगों ने? अब देखें, हम इसमें देखते हैं थ्रेट्स। अभी मैं उन्हीं दो एग्जांपल्स को लेकर चलूंगा ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अगर हम वो उन महंगी वाली गाड़ियों को जरा ध्यान में रखें, तो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में इसके लिए थ्रेट्स क्या हैं? इसका सबसे बड़ा जो थ्रेट है, दैट इज लाइक कि रोड उस तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए लोग ऐसी महंगी गाड़ियां परचेज नहीं करते, क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत जल्दी डिटीरियोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी बहुत जल्दी। अच्छा, दूसरा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला मोटर्स ने अपनी गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है, तो वो 100% चलती ही इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पे है। अब अमेरिका में चूंकि इलेक्ट्रिकल चार्जर इसी तरह से अवेलेबल हैं जिस तरह हमारे पास पेट्रोल पंप है। अच्छा, अब अगर टेस्ला मोटर्स जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करता है अपने कार्स को, तो वो डेफिनेट सी बात है, पाकिस्तान के उसको चार्ज चाहिए होता है आफ्टर एवरी 300 किलोमीटर। वो डिपेंड करता है, जो गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, कुछ में 200 किलोमीटर के बाद चार्ज रिक्वायर्ड होता है, कुछ में 300 के बाद। तो अब देखिए, ये थ्रेट्स हैं कि हमारे पास उस तरह से चार्जिंग के जो प्रॉपर सेटअप अवेलेबल नहीं है। आल्दो पाकिस्तान में फिलहाल बीएमडब्ल्यू ऐसी एक गाड़ी आ गई है कि जो पेट्रोल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से भी चलती है, और उसका अलग से एक चार्जर है जो आपके घर के आम जो एक प्लग होता है उससे भी चार्ज हो जाती है। तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम की चार्जिंग चाहिए होती है। तो अब देखें, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो थ्रेट्स हैं पाकिस्तान में इस किस्म की गाड़ियों के लिए। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज क्या है? अब अगर हम इसी गाड़ियों वाले मॉडल को ही देखें, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि चूंकि पाकिस्तान में पेट्रोल काफी महंगा है, अगर इस तरह की बिजली से चलने वाली गाड़ियां पाकिस्तान में आ जाएं और उनका कोई सेटअप प्रॉपर हो जाए, लाइक कि उनकी चार्जिंग का जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग है, अगर उसका कोई फैसिलिटीज मिल जाए कि हर पेट्रोल पंप पे गवर्नमेंट इजाजत दे दे कि आप एक चार्जिंग यूनिट लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग यूनिट आप लगा सकते हैं, तो देखिए बेटा, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बहुत बड़ी मार्केट को आप कवर अप कर सकते हो। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं, शायद करोड़ों में हो। ठीक है, अब आप ये देखें कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आप कैप्चर कर सकते हो अगर थ्रेट्स दूर कर दिए जाएं तो। ठीक है, अब अगर देखें कि अपॉर्चुनिटी भी है इस बिजनेस में,
लेकिन साथ ही साथ थ्रेट्स भी हैं। अभी जो BMW की गाड़ी जो चार्जिंग वाली है पाकिस्तान में, उसको 4 से 5 घंटे चार्ज किया जाता है। मीन्स के रात को उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं और तकरीबन सुबह उसको ऑफ कर देते हैं, तो वो उसके बाद 300 किलोमीटर तक इजीली वो मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। जबकि जो दुनिया में जो एक एडवांस सिस्टम है वो ये है कि 15-20 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर की चार्जिंग के बाद आप 300 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हो। अब देखो ये एक डिफरेंस है। अगर प्रॉपर कस्टमाइज्ड किस्म के अच्छे वाले इलेक्ट्रिकल चार्जर यूज किए जाएं तो कुछ टाइम के बाद हम इसमें से बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखें, स्कैनिंग involves general surveillance of all environmental factors and their interaction in order to, number one, identify early signals of possible environmental change। हमेशा हमने ये देखना होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम अपना बिजनेस ऑपरेट करने जा रहे हैं वहां पर क्या किसी किस्म का कोई एनवायरमेंटल चेंज तो नहीं आने वाला। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एनवायरमेंटल चेंज की। बैक इन 2010 आई थिंक, ईयर में मे बी 1-2 साल का कोई गैप आ रहा हो, 2010 या 12 का, बल्कि 10 की बात है कि सीएनजी का बहुत बूम आया था। सीएनजी पंप बहुत ज्यादा लग गए थे और लोगों ने अपनी गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर्स लगवा लिए थे और एक बहुत तेजी के साथ एक शिफ्ट आया था, एक चेंज आया था। तो देखो वो दैट वाज बेसिकली स्कैनिंग, कि हमने देखना यह है कि अगर हमारा पेट्रोल पंप है तो हमने फौरी तौर के ऊपर ऐसी प्लानिंग करनी है कि हमारे पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल अवेलेबल ना हो बल्कि सीएनजी भी अवेलेबल हो। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैन। कि जैसे ही हम देखेंगे कोई चेंज है, मीन्स कि हम उसको उस चेंज को एंटिसिपेट करें और उस चेंज को एंटिसिपेट करके फौरन एक्सेप्ट करें। अब अगर देखें तो इसमें हमारा चैप्टर 4 भी इसमें आ रहा है। चैप्टर 4 में क्या था कि हमने चेंज को एक्सेप्ट करना है। तो अगर हमारा पेट्रोल पंप है तो हम फौरी तौर पे उसमें एडिशन करें, सीएनजी का भी जो उसका यूनिट है वो भी लगाएं। अच्छा, दूसरा देखें, डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंज ऑलरेडी अंडरवे, कि अगर कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो हम उसको फौरी तौर पर डिटेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मॉनिटरिंग। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स और स्ट्रीम्स ऑफ एक्टिविटीज। It frequently involves following signals or indicators underneath during environmental scanning। हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग के दौरान, मतलब मीनवाइल, हमने साथ साथ मॉनिटरिंग भी करनी होती है, डिफरेंट और फैक्टर्स को भी देखना होता है। पता लगे कि हम किसी एक फैक्टर पे तो काम करना शुरू कर दिया लेकिन हमने बाकी फैक्टर्स इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोरकास्टिंग। एक फोरकास्ट जो इस वक्त मार्केट में है, आज चूंकि हम बात कर रहे हैं गाड़ियों के बारे में, तो अभी गाड़ियों के बारे में जो एक फोरकास्ट है जो ऑटो इंडस्ट्री में मुसलसल रिवॉल्व कर रही है, वो ये है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में 70% कार्स इलेक्ट्रिक शिप पे शिफ्ट हो जाएंगी। जिस तरह से अभी हमने पहले देखा ना कि एक शिफ्ट आया था, एक चेंज आया था कि पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां किस पे शिफ्ट हो गई थी, सीएनजी पे। अभी जो एक एंटिसिपेशन है, जो एक फोरकास्ट है, वो ये है कि 2025 तक, मींस कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां हैं उनका तकरीबन 25 to 30% शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कार्स में, कि आप बिजली से चार्जिंग करें और आप अपनी गाड़ी चलाएं, आपको पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक एंटिसिपेशन है। और 2030 तक ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 70% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगी। दिस इज अ बिग शिफ्ट। अभी इस वक्त चाइना की एक कंपनी ने प्रॉपर अपना आउटलेट भी बना लिया लाहौर में। मुझे उस कंपनी का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जोटो नाम है शायद उसका, मैं शायद नाम भूल ना रहा हूँ। जोटो है या जेटो है, ऐसा कोई नाम है, चाइना की कंपनी है। उसने अपनी इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करा दी है पाकिस्तान में, और वो गाड़ी अभी इतनी खास बिकी तो नहीं है, शायद 2, 4 या 5, 10 गाड़ियां ही बिकी होंगी। लेकिन ये है कि एक देखें, एक एग्जिस्टिंग एक चीज एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है ना, तो फिर आगे आगे आहिस्ता 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 फिर काम चलना शुरू हो जाता है। ये उन्होंने लॉन्च कराई थी तकरीबन इसी साल जनवरी में, और लेकिन वो फिर मार्च में कोरोना वाला केस हो गया तो शायद वो उनका बिजनेस भी
अच्छा वाला डिस्टर्ब हो गया होगा। तो दिस इज समथिंग लाइक, बेटा देखें कि ये एक फोरकास्ट, हमेशा हर बिजनेस में एक फोरकास्ट चल रही होती है, हमने उस फोरकास्ट को देखना होता है। ये नेक्स्ट देखें, असेसमेंट involves answering questions. The frame of reference moves from understanding the environment. अब देखें इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। The frame of reference moves from understanding the environment. The focus of scanning, monitoring, forecasting to identify what the understanding means for the organization. अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि हमने ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, असेसमेंट, ये सब फैक्टर्स हमने ध्यान में रखने हैं और उसके साथ इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी है। जी बेटा मुझे ये बताएं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं? जी बेटा मुझे रिप्लाई करें, अभी सिर्फ एक दो बच्चों का रिप्लाई आया यस सर। बेटा कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बेटा प्लीज मुझे लिख दे, मैं वो पॉइंट रिपीट कर दूंगा, समझा देता हूँ अभी आपको। ओके गुड, थैंक यू बेटा, मुझे रिप्लाईज आना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट एक बस छोटा सा पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशंस need to be aware of influence of environmental factors on their activities and how their decisions and action can be affected by the changes in the environment that provide threats or opportunities. अब ये देखें, ये जो दो लाइनें हैं ना, ये बहुत डेप्थ है इन दो लाइनों में। कहते हैं कि कोई भी बिजनेस उस वक्त तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना कर लें कि आने वाले टाइम में उनके जो एंटिसिपेशन है कि भी अभी हम चूंकि आज एग्जांपल ले रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो उसमें देखें इस वक्त जो है जितनी भी गाड़ियां यूरो इंजन पे हैं वो ज्यादा कामयाब हैं एज कम्पेयर टू सिंपल इंजन, बल्कि सिंपल इंजन तकरीबन खत्म ही हो गया है, लेकिन जो कुछ पुराने मॉडल्स अभी चल रहे हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है। उसकी वजह क्या है कि यूरो इंजन की दो मेन क्वालिटीज हैं। नंबर वन, एक तो वो इको फ्रेंडली है, इको का मतलब है उसको इकोलॉजिकल फ्रेंडली, कि वो ज्यादा धुआं, ज्यादा स्मोक नहीं जनरेट करती जो हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। सेकंड, कि उनकी जो पेट्रोल की एवरेज है वो बहुत अच्छी है। अब इन दो वजह से ये जो यूरो गाड़ियां हैं, यूरो इंजन वाली गाड़ियां हैं, वो ज्यादा कामयाब है। अच्छा नंबर टू, अब आने वाले टाइम में अब जो एंटिसिपेशन है, तकरीबन तमाम कंपनीज ने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दिया है कि अब वो आने वाले टाइम में जो गाड़ियों के इंजन बनाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग से वो गाड़ियां चलेंगी। मीन्स के पेट्रोल की कंजम्पशन, पेट्रोल की उसमें जो पॉइंट होता है वो मौजूद रहता है। आप अपनी गाड़ी में कुछ पेट्रोल भी रखते हैं कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जिस तरह सीएनजी और पेट्रोल अक्सर दोनों एक ही गाड़ी में इकट्ठी यूज हो जाती हैं, आप सीएनजी पे स्विच कर लें या पेट्रोल पे स्विच कर लें। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है इसमें भी ये दोनों ऑप्शन है। तो अब देखें ये ऑटो इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, नाउ दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर। ये वो चीज है कि आपने चेंजेस को एंटिसिपेट करना है और सही डिसीजंस लेने हैं। देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, डिसीजंस एंड एक्शंस कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर आपने अपने आप को, अपने बिजनेस को अपने उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया तो थिंग्स वुड बी प्रॉब्लमेटिक। नेक्स्ट लाइन देखें, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग and strategic information. Although some awareness of the business environment is needed at all levels within an organization. हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल तमाम लेवल पे डिफरेंट हमने जो चेंजेस हैं वो करनी है। और यहाँ पे जो एक टर्म 3 दफा यूज की गई है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। ये क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये होता है कि आप अपने बिजनेस को जितना भी प्लान कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये होता है कि हम 3 to 5 years की प्लानिंग कर रहे होते हैं।
हमने अपने बिजनेस की जितनी भी प्लानिंग करनी है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, उसमें हमने एनवायरमेंटल चेंज को देखना है, ऑब्जर्व करना है, मार्केट में आने वाले चेंज को हमने देखना है और ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपके बिजनेस में मुसलसल कंपटीशन आ रहा होता है। आपने उस कंपटीशन को कोप अप करना है और उसको अच्छे तरीके से compete करने की पूरी स्ट्रेटेजी रखनी है। आपके माइंड में पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हमने अगले 5 साल की जो प्लानिंग है उसमें तो हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स की गुंजाइश ही नहीं है, अभी तो हमने उसकी वर्किंग नहीं स्टार्ट की, तो दैट वुड बी रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता। Environment influences differ between organizations and according to circumstances. Understanding of the business environment can be improved by paying attention to news about political and legal developments. अच्छा, अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे वो हम करते प्रोडक्ट के अंदर की जो रिक्वायरमेंट्स है कि गाड़ी सीएनजी पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार है, या उसकी एवरेज कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है। लेकिन अब जो अगली बात आ रही है वो क्या है, पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2011 में, बल्कि 2010 में ये डिसीजन हो गया था कि अब जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी वो यूरो इंजन उसमें होनी चाहिए, उसको यूरो की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब यूरो की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपने उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना होता है कि उससे वो जो स्मोक निकलती है जो ह्यूमन हेल्थ के नुकसानदेह वो नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि 2012 के बाद कोई भी गाड़ी बगैर यूरो इंजन के नहीं आएगी। अब दैट वाज अ लीगल डेवलपमेंट कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था। ये किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था? पीएमएलएन ने। ठीक है, आल्दो की इसकी जो वर्किंग है वो पहले से चल रही थी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल चेंज की वजह से अक्सर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, तो हमें वो ज़हन में रखनी होती हैं। उसके साथ-साथ इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी होती है, सोशल चेंजेस वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब कार के बारे में तो अगर हम देखें तो कोई सोशल चेंज वाला एलिमेंट नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम सोशल चेंज की बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड देयर पोटेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो देखकर बेटा हमने ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये जो अभी हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा है 1.3 अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसके तीनों जो पैराग्राफ्स हैं इनमें बहुत सारी की टर्म्स हैं, बल्कि तकरीबन सारी ही की टर्म्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी की टर्म्स हैं। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखें इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिर देखें कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद देखें एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये कीवर्ड है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, ये कीवर्ड है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आए तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आप देख लें, न्यूज़ अबाउट पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। ये आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करने हैं, आपके जहन में होने चाहिए। जी बेटा, आज हमने चैप्टर 2 का एक तकरीबन आप कह लें कि फर्स्ट पोर्शन गालिबन एंड हो गया, अब यस 2 स्टार्ट होगा। तो बेटा ये मैंने आपको जिसमें इसकी एक डिटेल ओरिएंटेशन थी और एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। अभी हम आज डिटेल में पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स को कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, आज वाले लेक्चर में अगर कोई प्लानिंग कोई आपने बात पूछनी है, कोई बात ना समझ आई तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ओके, मुझे रिप्लाई आ रहे हैं कि जी अंडरस्टूड, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आया मॉनिटरिंग। बेटा मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आपके अपने बिजनेस के अंदर जो भी प्लानिंग चल रही है उसको आपने मॉनिटर करना है और आपने एनवायरनमेंट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को ऑब्जर्व करते रहना है। क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी मॉनिटरिंग होगी तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपके बिजनेस में किस किस्म का चेंज चाहिए। अगर आपकी उसमें मॉनिटरिंग सही नहीं होगी तो मॉनिटरिंग में गलती होने की वजह से आपकी जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो वीक हो जाएगी। जी बेटा, समझ आ गया? ओके बेटा, वी स्टॉप हियर। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। बेटा इसको घर दोबारा इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई बात ना समझे तो हाँ, आप कल भी मुझसे पूछ सकते हो।